खबरदार, तुमने मेरी आपी को छुआ भी तो। खानी चेहरे पर नकाब रखती सामने आई तो सामने बैठा शाहवीर आलम उसे बगौर देखने लगा। खानी की बड़ी बहन शाहवीर की कंपनी में मुलाजमत करती थी। पैसों के लालच में उसने शाहवीर की इन्फॉर्मेशन मुखालिफिन को दी थी। तुम्हारी बहन को मैं बहुत अज़ियतनाक सज़ा दूंगा, पर तुम चाहो तो मैं उसे बख्श सकता हूँ। कमीनगी से मुस्कुराते उसने अचानक खानी का नकाब खींचा तो उसी लम्हे खानी ने उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। इससे पहले वो पलट कर खानी को मारता, खानी का चेहरा देख पत्थर हो गया। अभी जा रहा हूँ मिस खानी, अब तुमसे दुश्मनी पर्सनल हो गई है। तुमसे इस थप्पड़ का बदला मैं अपने बिस्तर पर लूँगा। चंद घंटे पहले खानी दरवाज़ा बंद कर लो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। उसकी बड़ी बहन उम्मे रुमान निक्सक तैयार कमरे के दरवाजे पर खड़े होते बोली। खानी ने मंदी मंदी आंखें खोलते हुए उसे देखा। आप इतनी सुबह क्यों जा रही हैं? सुबह के 8 बज रहे थे और 9 बजे मुझे ऑफिस पहुँचना है। अब उठो, दरवाज़ा बंद करो। नाश्ता मैं बना चुकी हूँ, बाकी का काम तुम कर लेना। और वो बोलते चली गई, जबकि खानी जमाई लेते उठ बैठी, फिर उठते नंगे पाँव चलते दरवाज़ा बंद करने चली गई। दरवाज़ा बंद करते वो वापस अपने कमरे में आ गई। बेड पर बैठते फ़ोन चेक किया, फिर फ़ोन रखते यूँ ही बैठ गई। आज उसे यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हो गई थी, उसका आखिरी सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया था। अब 2 हफ्ते बाद उसके पेपर्स थे जिनकी तैयारी पूरी थी। उसे खानी एक खूबसूरत लड़की थी। खूबसूरती में दोनों बहनें बहुत लकी थी। खानी 22 साल हैज़ल आंखों वाली लड़की थी। उमर रुमान के बरक्स वो पर्दा किया करती थी। वो तंग के बजाय खुले कपड़े पहने, बाल खोलने के बजाय दुपट्टा रखती थी और चादर ओढ़ती थी। कभी उसी चादर से निकाब कर लेती। बेड पर से उसने जूते पहने, फिर एक दफ़ा जमाई ली और वाशरूम की तरफ बढ़ गई। फ्रेश होते वो किचन में आई। किचन में काउंटर पर नाश्ता ढका पड़ा हुआ था। वो नाश्ते की ट्रे उठाते बाहर निकले। लाउंज के साथ मलहका डाइनिंग रूम में बैठते खाने लगी। ये एक फ्लैट था, 2 कमरों का एक अच्छा फ्लैट। उसकी माँ 2 साल कबल फौत हो गई थी, जबकि उनका बाप कौन था ये राज ही रह गया। नाश्ता करते अब वो दोबारा किचन में आई। घर के काम करने में उसे मौत नज़र आती थी। अभी वो सिंक में पड़े बर्तनों को गो रही थी। हालांकि बर्तन ज़्यादा नहीं थे। फ्लैट की सफाई एक दिन छोड़ कर की जाती थी और आज उसे सफाई भी करनी थी। चल भाई खानी शुरू हो जा। ये यूनि वाले हमें छुट्टियाँ इसीलिए देते हैं कि हम पढ़ाई कर सके, लेकिन वो छुट्टियाँ गुजरती कैसे हैं? काम करते, काम काम और बस काम। जैसे ज़िंदगी बस काम ही रह गया है ना करने को। अब अल्लाह के फजल से मेरी पढ़ाई हो गई है पूरी। अब मैंने अच्छी तरह से जॉब ढूंढनी है और उस सैलरी से एक मुलाजमा रखनी है। मुझसे नहीं होते ये काम वाम। वो बोलते साथ साथ हाथ भी चला रही थी। मेरे हाथ देखो ज़रा, इतने प्यारे हैं। वो हाथ सामने करते बोली, अब इन हाथों में काम करती अच्छी लगूंगी। न जाने आप ही एक मुलाजमा क्यों नहीं रख लेती। मानती हो कि पहले ही खर्चे बहुत है, लेकिन 10,000 में एक मुलाजमा तो रखी जा सकती है ना। अब पहले मुझे बर्तन धोने हैं, फिर झाड़ू पूंजा। उफ, ये काम कभी ख़त्म क्यों नहीं होते। जहाँ घर के काम आते वहाँ से वो गायब हो जाना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से ये हकीकी दुनिया थी, यहाँ से वो गायब नहीं हो सकती थी। काश काश मेरे पास जादू होता। मैं एक चुटकी बजाती, उसने 2 उंगलियों से चुटकी बजाई और सारे काम हो जाते। या फिर मेरे पास अलादीन का चिराग होता और मैं जिनसे सारे काम करवाती। या फिर एक मुलाजमा ही रखवा लेती। वो चाय की पतीली मांजते हुए बोली, लेकिन ये सारी चीज़ें तो फ़र्जी हैं। हकीकत में तो मैं मासूम जान और ढेर सारे काम। वो अब ड्रामाई अंदाज में बोली। ऊपर ये मेरी आपी की बातें सुनो ज़रा। वो हर वक्त कहती हैं कि लड़कियां शौक से सारे काम करती हैं, सारा घर संभालती हैं, डबल स्टोरी घर भी चमका कर रखती हैं ना। मैं ये पूछती हूँ कि कौन है वो लड़कियां जिनको काम करना पसंद है, और अगर उन्हें पसंद है अभी तो ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन ये मेरी आपी को कौन समझाए। वो हाथ धोते टूटी बंद करते हुए बोली। वो बर्तन धो चुकी थी और अब लाउंज की जानिब बढ़ गई थी। उनके नज़दीक तो मेरे अलावा सारी लड़कियां ही मेहमान हैं। पहले अम्मी ये बातें सुनाती थी और अब आपी। वो बोलते सोफे पर बैठ चुकी थी, फिर एक नज़र लाउंज पर डाली और गहरी सांस ली। चल भाई खानी, बैठ मत, काम शुरू कर। अगर आज ना किया ना तो आपी तुझे कच्चा खा जाएगी। बोलते वो दोनों घुटनों पर हाथ रखते उठ गई। अब वो दरवाजे के पीछे से झाड़ू उठा लाई थी। फिर उसने एक नज़र अपने हाथों को देखा और फिर सामने कमरे को। अल्लाह की बंदी, पहले कमरे सेट करो। वो बोलते झाड़ू वही फेंकते रोमान के कमरे में दाखिल हुई। उसका कमरा सारा सेट था। वाह, मेरी आपी कितनी अच्छी है ना, वो खुशी से बोली थी। जब वही आपी काम करवाती थी तो जहर लगती थी। फिर वो अपने कमरे में दाखिल हुई। सारा कमरा बिगड़ा पड़ा था। बेड़ा गर्क तेरा खानी, ज़रा अपने कमरे का हाल देख। वो बोलते आगे बड़ी। कंबल आधा नीचे गिरा हुआ था। कमरे में रखे वाहिद काउच पर कपड़े पड़े थे। ड्रेसिंग टेबल के टूल पर तौलिया पड़ा था, जबकि बाकी सामान भी बिखरा पड़ा था। फर्श पर चंद लेप्स के रेपर्स थे और च्युइंगम के रेपर्स। बेड के साथ लगे स्टडी टेबल पर भी चीज़ें बिखरी थी, क्योंकि रात को वो पढ़ती रहती थी। खानी, एक बात बता, तू अपना कमरा साफ क्यों नहीं रखती? आप ही का कमरा कैसे चमक रहा होता है, और अपना देख। वो बोलते कंबल उठाते उसे झाड़ने लगी। रुमान ऑफिस चली जाती थी, जिसकी वजह से उसके साथ बातें करने वाला कोई नहीं होता था, इसलिए वो खुद से ही बातें करती रहती थी। ये कंबल खुद पर ओढ़ने के लिए होता है ना कि नीचे फेंकने के लिए। और ये कपड़े, वो अब काउच की तरफ बढ़ी थी।
یہ کپڑے الماری میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کل لانڈری سے کپڑے دھل کر آ گئے تھے۔ رومان نے اس کے کپڑے اسے دیے تھے کہ پریس کر کے الماری میں رکھ دے، لیکن خانی نے یوں ہی کاؤچ پر پھینک دیے تھے۔ تیرا نہ کچھ نہیں ہو سکتا، تو بس باتیں ہی کر سکتی اور کچھ نہیں۔ ابھی تو تیری جاب نہیں لگی تو یہ حال ہے، جب تیری جاب لگ جائے گی تو کیا کرے گی؟ وہ بولتے ساتھ ساتھ کپڑے بھی ہینگ کرنے لگی تھی۔ تب میں ایک ملازمہ رکھ لوں گی جو یہ سارے کام کرے گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے کے ساتھ اس کی مسکراہٹ بھی بہت دلکش تھی۔ کپڑے رکھنے کے بعد اب وہ تولیہ اٹھاتے بالکونی کے دروازہ کھولتے باہر آئی۔ ویسے بھی کبھی کبھی میں سوچتی ہوں جب بھی میری شادی ہوئی تو میرا شوہر کیا کرے گا؟ اس بیچارے کو تو ایک نمبر کی کام چور، پھوڑ اور باتونی لڑکی ملے گی۔ وہ بھی خوبیوں سے بخوبی واقف تھی۔ تولیہ باہر بچھاتے وہ اندر آتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے اب مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ اس کے نصیب پھوٹیں گے، بھگتنا تو پڑے گا ہی نا۔ بولتے اس نے آئینے میں دیکھا۔ ویسے میرا شوہر ایک چیز میں خوش قسمت ہوگا کہ اسے بیوی خوبصورت ملے گی۔ وہ چہرے کے نیچے ہاتھ رکھتے مسکراتی آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے بولی، کیونکہ خوبصورتی کے علاوہ تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ برداشت تو اس بیچارے کو کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے تو سوچ کر ہی اس بیچارے پر ترس آتا ہے۔ وہ بولتے چیزیں سیٹ کرنے لگی تھی، پھر کچھ گنگناتے اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑی۔ شاویر عالم بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے آفس میں پاور چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ ایک بیوٹی کمپنی CEO تھا۔ اس کی کمپنی مخالفین سے آگے تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاویر جو بھی نئی چیز بناتا تو سب سے پہلے خود پر ٹرائی کرتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ عوام اس پر بھروسہ کرتی تھی۔ وہ خود بھی سفید بے داغ رنگت کا مالک تھا۔ نقوش ماں باپ کی طرح دلکش تھے۔ اس کے بابا ایک کامیاب اداکار تھے جبکہ ماں ایک کامیاب بزنس مین۔ وہ اپنے ایک فارمولے پر کام کر رہا تھا۔ وہ اب کچھ نیا کرنے والا تھا جس کی تیاری میں مصروف تھا۔ اسی وقت رومان دروازہ ناک کرتے آئی۔ اس کی سیکرٹری تھی۔ باس یہ آپ کا آج کا شیڈول۔ وہ ٹیپ کی سکرین اس کے سامنے کرتی بولی، مس سومے رومان آج میری کوئی میٹنگ ہے؟ وہ انوز اپنے لیپ ٹاپ پر سر دیے بولا۔ رومان نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کام کے معاملے میں اتنا ہی جنونی تھا۔ نہیں سر، آپ کی آج کوئی میٹنگ نہیں ہے، آپ کو آج فیکٹری جانا ہے وزٹ کرنے، اور آپ کی مدد مسز عالم نے کہا ہے کہ آپ آج ٹیکسٹائل فیکٹری بھی جائیں گے۔ اس کی بات سنتے شاویر نے سر اٹھاتے دیکھا، آپ جانتی ہیں نا کہ میں اپنے فارمولے پر کام کر رہا ہوں۔ جی سر، میں نے کہا تھا آپ کی مدر کو، بٹ انہوں نے کہا کہ وزٹ زیادہ اہم ہے، آپ اس فارمولے پر بعد میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ شاویر نے ایک گہرا سانس لیا۔ موم کو کہو کہ میں بیزی ہوں، میں وزٹ نہیں کر سکتا۔ شاویر، باس پہلے تو یہ طے کرو کہ مجھے باس کہنا ہے یا سر؟ وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولا، اوکے سر، ٹیکسٹائل فیکٹری بھی آپ کی ہے تو آپ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ ٹیکسٹائل فیکٹری میری نہیں، مسز عالم کی ہے، میری بس یہ فیکٹری ہے۔ میں دوپہر 2 بجے فیکٹری وزٹ کروں گا، اس کے علاوہ کچھ اہم ہے آج کا؟ نہیں سر۔ تو کیا آپ یہ فارمولہ آج مکمل کر لیں گے؟ ہاں، اب تم جاؤ۔ اوکے سر، میں مسز عالم کو انکار کر دیتی ہوں، تم انہیں کچھ مت کہو، وہ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ جی باس، وہ کہتے چلی گئی۔ شاویر نے سر اٹھاتے اسے گھورا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ شاویر ایک ایسا انسان تھا جسے زیادہ نام نہیں پسند تھے۔ وہ کام کے معاملے میں کافی سخت مزاج تھا، باقی وہ قدرے کمینہ اور عیاش قسم کا بندہ تھا۔ اوہ اللہ کی بھوک لگ رہی ہے۔ خانی رجسٹر بند کرتے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بولی۔ دن کے 2:30 بج رہے تھے۔ وہ اٹھتے کچن میں آئی۔ رات کا سالن بھی موجود تھا اور آٹا گوندا ہوا بھی پڑا تھا، لیکن وہ تو تھی ہی مہا کام چور۔ روٹی بنانے کے بجائے نوڈلز بنانے لگی اور ساتھ ساتھ فون بھی سکرول کرنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آتے، نوڈلز کا باؤل ٹیبل پر رکھتے کرسی پر بیٹھی۔ اسی وقت اسے رومان کی کال آئی۔ السلام علیکم آپی، وہ تعمیردار بچوں کی طرح بولی۔ مذاق اپنی جگہ تھا لیکن وہ رومان سے ڈرتی بھی تھی۔ وعلیکم السلام خانی، میں گھر آ رہی ہوں، کیا لاؤں؟ باہر سے جانتی ہوں تم سست لڑکی نے روٹی نہیں بنائی ہوگی۔ آپی میں نوڈلز بنا چکی ہوں، آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی لے آئیں۔ ٹھیک ہے، میں لے آؤں گی کچھ۔ جی آپی، اللہ حافظ۔ کال کاٹتے وہ چیک کیا، آج تو پارٹی کریں گے۔ فاسٹ فوڈ کا ذکر آتے خانی کا چہرہ ایسے کھل اٹھتا تھا جیسے کوئی لاٹری نکل آئی ہو۔ شاویر فیکٹری جا چکا تھا، اب وہ فری تھی، اس لیے وہ شاویر سے اجازت لیتے گھر جانے لگی تھی۔ اسے آفس کی طرف سے گاڑی ملی تھی، وہی وہ استعمال کرتی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس کی ایک گاڑی سے ٹکر ہو گئی۔ جب وہ فون رکھنے کے لیے سڑک کے بجائے موبائل کو دیکھ رہی تھی، گاڑی ٹھکنے پر وہ باہر نکلی۔ ایم سوری، میرا دھیان نہیں تھا، وہ گاڑی دیکھتے پریشانی سے بولی۔ وہ ٹویوٹا لینڈ کروزر پراڈو تھی جس کا اچھا خاصا فرنٹ حصہ خراب ہو گیا تھا۔ گاڑی سے ایک آدمی باہر نکلا، وہ ان کی مخالف کمپنی کا مالک تھا۔ وہ رومان کو پہچان گیا تھا۔ مسز رومان نے میری گاڑی ٹھوک دی۔ ایم سوری سر، میں معافی چاہتی ہوں۔ تمہاری معافی میرے کسی کام کی نہیں، نقصان پورا کرو میرا سر، یہ اتنا سا نقصان تو آپ خود بھی پورا کر سکتے ہیں۔ میں کیوں کروں بھائی، میرا پورا بونٹ خراب کر دیا، کم از کم بھی 10-11 لاکھ خرچہ آئے گا۔ سر اتنا بھی خرچہ نہیں آئے گا، زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 لاکھ ہوگا۔ اسے گاڑیوں کا اتنا اندازہ نہیں تھا، اور پھر یہ بھی تھا بھی جدید ماڈل۔ اچھا تو پھر ایک کام کرتے ہیں، پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، پولیس ہی فیصلہ کرے گی۔ سر آپ فضول میں بات بڑھا رہے ہیں، آپ یہ نقصان خود بھی پورا کر سکتے ہیں، اور اگر مجھ سے ہی کروانا ہے تو میں قسطوں میں ادا کر دوں گی۔ مجھے قسطوں میں نہیں، پوری رقم ابھی چاہیے، پورے 5 لاکھ۔ اس کی بات سنتے رومان پریشان ہوئی کیونکہ اس کی مہینے کی تنخواہ 80,000 تھی، 5 لاکھ بہت زیادہ تھے۔
तुमने मेरा इतना ही नुकसान किया, अब पूरा करो। रुमान को अंदाज़ा था कि वो जान कर उसे परेशान कर रहा है। देखें सर, मैं किस्तों में आपका नुकसान पूरा कर दूंगी। मेरे पास इतना कैश नहीं है और ना ही सेविंग्स है। क्या शावेर आलम तुम्हें इतनी कम तनख्वाह देता है? वो तंजिया बोला, जितनी आप अपने सीनियर मैनेजर को देते होंगे उतनी ही मुझे अकेले की है। वो गुस्से से बोली थी। उसकी बात सुनते हुए तंजिया हंसा, तो मेरा नुकसान पूरा करो अभी के अभी। मैं इतना नहीं दे सकती, वो भी अभी के अभी। मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मैं तुम्हें कोई और ऑप्शन दूँ तो? कौन सा ऑप्शन? वो हैरान हुई। शावेर जिस न्यू फार्मूले पर काम कर रहा है वो मुझे चाहिए। उसकी बात सुनते वो मज़ीद परेशान हुई। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब मामला पुलिस ही देखेगी। उसने बोलते अपना मोबाइल निकाला। वो अब कोई नंबर मिलाने लगा था। आप पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? हम खुद ही ये मामले निपटा सकते हैं ना। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे चुका हूँ कि या तो अभी के अभी मेरे पैसे दो या फिर मुझे वो फार्मूला दो, और इसके अलावा अगर तुम मुझे फार्मूला देती हो तो मैं तुम्हें मज़ीद रकम भी दूंगा। मज़ीद कितनी रकम? वो हैरान हुई। मज़ीद कितनी? तुम कहो। तुम अगर 50 कहोगी तो मैं वो भी दूंगा। इसकी बात सुनते रुमान चुप हुई। उसे महंगी चीज़ों का शौक़ था और आजकल एक नया ज्वेलरी आर्टिकल उसकी नज़रों में था। ठीक है, मगर मुझे पूरे 50 लाख चाहिए। डन। अभी 3 बजे हैं, 4 बजे तक मेरे ऑफिस आ जाना, वरना पुलिस तुम्हारे घर आएगी। वो बोलते अपनी गाड़ी में बैठ गया। रुमान ने उसे घूरा, खानी मैं नहीं आ रही, एक काम आ गया मुझे। उसने मैसेज टाइप करते खानी को सेंड किया और ख़ुद गाड़ी मोड़ते ऑफिस की तरफ चली गई। कुछ ही देर बाद वो शावेर का लैपटॉप ऑन कर चुकी थी। सेक्रेटरी होने के नाते उसे पासवर्ड मालूम थे। कुछ देर बाद उसने एक पिक बनाई और उठ के 4 बजने तक वो एक ऑफिस में मौजूद थी। उसके सामने वही इंसान बैठा था। पहले मेरे पैसे, मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम वो फार्मूला लाई हो? रुमान ने अपना मोबाइल ओपन करते उसे स्क्रीनशॉट दिखाया। ये रहा वो फार्मूला। वो बोली ठीक है कहते उसने एक चेक उसकी तरफ बढ़ाया जिस पर पहले से ही रकम लिखी हुई थी। रुमान ने वो चेक लेते अपनी तसल्ली की, फिर वो स्क्रीनशॉट ब्लूटूथ के ज़रिए सेंड कर दिया। काम हो गया, वो आदमी बोला। रुमान उठ के फिर मुस्कुराते जाने लगी। मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आइंदा मैं आंखें खोल कर ड्राइविंग करूँगी। रुमान बोलते चली गई, जबकि वो हंस पड़ा। वापसी घर तक आते उसने चेक कैश करवाया, फिर कुछ चीज़ें खरीदी। खानी वो घर में दाखिल होते हुए बोली, दरवाज़ा खुला हुआ था। वो यकीनन पड़ोसियों के घर गई थी। रुमान सर हिलाते गहरा सांस लेते बैठ गई। वो अभी चंद पाली बैठी होगी जब बेल बजी। दरवाज़ा खुला। खानी आ जाओ, वो वहीं से बैठे बैठे ही बोली थी। लेकिन शावेर को देखते, चूँकि सर आप मिस रुमान, आपको क्या लगा था कि आप मेरा फार्मूला किसी को देंगी और मुझे इल्म नहीं होगा? सर जैसा आप समझ रहे वैसा नहीं है। कैसा मिस रुमान? वो बोलते टेबल के सामने बैठा। रुमान को समझना आया कि क्या कहे। सर मुझे मिले थे और उसने आपको 50 लाख की ऑफ़र की और आप मान गई। वो चिल्लाया था। आपको कैसे पता? वो हैरान हुई। इस फैज़ ने खुद बताया मुझे। आपकी हिम्मत कैसे हुई वो फार्मूला उसे देने की? आप जानती थी कि मैं उस पर कितनी मेहनत कर रहा हूँ। सर प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात सुने। उस लम्हे खानी अंदर आई। आपको तो पुलिस देखेगी, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपको सिसक कर मरने पर मजबूर कर दूंगा। खबरदार, तुमने मेरी आपी को छुआ भी तो। खानी चेहरे पर नकाब करते सामने आई तो सामने बैठा शावेर आलम उसे बगौर देखने लगा। उसे अंदाज़ा न था कि रुमान की बहन पर्दा करती होगी। तुम्हारी बहन को मैं बहुत अजियतनाक सजा दूंगा, पर तुम चाहो तो मैं उसे बख्श सकता हूँ। यकदम उसके दिमाग में कुछ आया था, इसीलिए कमीनगी से मुस्कुराते उसने अचानक खानी का निकाब खींचा तो उसी लम्हे खानी ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। इससे पहले वो पलट कर खानी को मारता। खानी का चेहरा देख पत्थर हो गया। ये चेहरा पहले कहीं देखा था उसने। खानी उसे हैरानी से देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ ऐसा करेगा, क्योंकि आज तक किसी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उसके रास्ते में आके निकाब उतारता। वो रुमान ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसी वक्त शावेर बोल पड़ा, अभी जा रहा हूँ मिस खानी पर। अब तुमसे दुश्मनी पर्सनल हो गई है। तुमसे इस थप्पड़ का बदला मैं अपने बिस्तर पर लूँगा। सर मेरी बात सुने एक दफ़ा। रुमान आपकी गद्दारी साबित हो चुकी है। वो बोलते कुछ सुने बगैर चला गया, जबकि रुमान सर पर हाथ रखते सोफे पर बैठी। खानी परेशानी से उसे देखते उसके पास बैठी। क्या हुआ आप? ये आपका बॉस ऐसा क्यों कह रहा था? आपने कौन सी गद्दारी की है? फिर रुमान ने उसे सारी बात बताई। खानी सुनते परेशान हो गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था आप ही। अब जो होना था हो गया। शावेर घर आया तो लाउंज में ही उसे अपने माँ बाप मिल गए थे। वो थोड़ा चूका था, लेकिन जाहिर किए बगैर उनकी तरफ बड़ा। आज आप दोनों एक साथ? वो बोलते सोफे पर बैठा। आलिम साहब शावेर से कुछ साल ही बड़े लगते थे। वो दोनों जब साथ होते तो बाप बेटे की बजाय भाई लगते। मिस्टर आलिम ने खुद को बहुत मेंटेन रखा हुआ था। शावेर तुम फैक्ट्री विजिट पर क्यों नहीं आए? मिसिज आलिम उसे नाराज़गी से देखते हुए बोली, मोम आप जानती है कि मुझे अपनी फैक्ट्री के अलावा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। मेरी फैक्ट्री भी तुम्हारी ही है। मिसिज आलिम बोले, और मेरी भी। मिस्टर आलम बोले, उसका ज्वेलरी ब्रांड था। मुझे आप दोनों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम दोनों ने गहरा सांस लेते उसे देखा। शावेर मिसिज आलिम ने थकान से उसे पुकारा। वो कुछ कहे बगैर उन्हें देखने लगा। घर आते उसका अंदाज ऐसा ही हो जाता था। मिसिज आलिम ने नफ़ी में सारी लाया
शावेर उठ गया। मिस्टर आलम को कुछ फ़र्क ना पड़ा, अलबत्ता मिसेज़ आलम काफ़ी खफा नज़र आ रही थी। वो लाउंज पार करते सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आया, राहदारी में चलते पहले कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। उसका कमरा पुरतयश था, हर चीज़ नफासत से अपनी जगह पर रखी थी। फर्श से लेकर कांच के डेकोरेशन पीस तक चमक रहे थे। कमरे में दाखिल होते सामने खाली जगह थी जहाँ एक सोफ़ा और एक कुर्सी रखी थी। गालबन ये सिटिंग एरिया था। शुमाली दीवार के साथ बेड था, उसके सामने दीवार पर बड़ी LED लगी थी। बेड के दाएं जानिब खड़ी थी, बाएं जानिब बुक्स रखी हुई थी। दरवाजे के सामने वो 2 दरवाजे वक्फे से बने हुए थे। उनमें एक दरवाज़ा वॉशरूम का था जबकि दूसरा ड्रेसिंग रूम का था। बेड के सामने के हिस्से पर कालीन बिछा हुआ था, बाकी फर्श यूं ही था। वो टाई के नाट खोलते सोफे पर फेंकते ड्रेसिंग रूम की तरफ बड़ा ड्रेसिंग सेलेक्ट करते वो दरमियानी दरवाज़ा खोलते वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद वो फ्रेश होते शर्ट के इसी बेड पर लेट चुका था। उसने आज काफ़ी अरसे बाद खानी को देखा था। आंखों के सामने उसकी 4 साल पहले की मुलाकात चलने लगी। आज खानी का यूनिवर्सिटी में पहला दिन था और शावेर का आखिरी खानी अपने ध्यान में चलती आ रही थी जब तेज़ तेज़ चलते फ़ोन पर टाइप करते शावेर से टकरा गई। खानी गर्दन मोड़ते आसपास देख रही थी। ओए अंधे हो क्या? खानी उसे देखते हुए बोली। ज़बान पर काबू तो अब भी नहीं था। तो पहले कैसा होता? मोहतरमा मेरे रास्ते से हटिए, मुझे जाना है। वो नीचे से फ़ोन उठाते बोला, किस खुशी में? पहले तो तुम ये बताओ कि तुम मुझसे क्यों टकराए? हाँ नहीं, तुम लड़कों ने क्या समझ रखा है? उस वक्त उसने चादर ले रखी थी, चेहरा खुला छोड़ रखा था। जब देखो लड़कियों से टकराते रहते, कोई और काम नहीं ज़िंदगी में तुम्हें लड़कों को सिवाय हम लड़कियों की ज़िंदगी हराम करने के? मोहतरमा ऐसा भी क्या हो गया जो आप मुझे इतनी बातें सुना रही हो? वो अपने गुस्से पर ज़ब्त करते बमुश्किल तमीज़ बरकरार रखते बोला, तुम मुझसे जान बूझ कर टकराए हो। चलो मैं तो न्यू स्टूडेंट हूँ लेकिन तुम न्यू नहीं लग रहे हो। फिर तुम कहाँ देख रहे थे? यकीनन तुम जानबूझकर टकराए हो। लड़कियों से बात करने का काफ़ी पुराना हरबा है तुम मर्दों का। देखो लड़की, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, हटो मेरे रास्ते से। वो भी अब सारी तमीज़ साइड पर रखते हुए बोला था, रास्ते में आया कौन था? मैं या तुम आए थे मेरे रास्ते में? मैं तो अपने ध्यान अपनी क्लास में जा रही थी। लड़की, तुमने चुप होना नहीं सीखा क्या? या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि बाहर कैसे रहते हैं? पहली तो ये बात, मेरी ज़बान मेरी मर्ज़ी, मैं बोलूँ या ना बोलूँ मेरी मर्ज़ी चलेगी। और दूसरा, मुझे मेरे माँ बाप ने क्या सिखाया उसको छोड़ो, पहले तुम बताओ कि तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया है कि राह चलती लड़कियों से टकराते फिरो? मैं जानबूझकर नहीं टकराया था, बदतमीज़ लड़की। मैं मोबाइल देख रहा था, किसी को मैसेज कर रहा था। शावेर खानी के पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आई। शावेर उसे देखते खानी को छोड़ते उसकी तरफ बढ़ा। खानी पलटते उन्हें देखने लगी। उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। तारा, शावेर ने बोलते उसके हाथ पकड़े थे। यकीनन वो उसे ही मैसेज कर रहा था। खानी पल में समझ गई थी कि इन दोनों का क्या रिश्ता है। जबकि तारा खानी को देख रही थी। ये लड़की कौन है शावेर जिसे तुम बात कर रहे हो? अरे उसे क्यों पूछ रही हैं? मैं बताती हूँ आपको। ये लड़का अभी मुझे छेड़ रहा था, कह रहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम बल्कि नहीं, इसने कहा था कि रात गुजारना चाहता हूँ। मैंने गुस्सा किया तो मुझे कहने लगा कि मेरा बाप बहुत अमीर है, तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूँगा। वो लड़की आंखों में हैरानी लिए कभी उसे और कभी शावेर को देखती। जबकि शावेर सदमे से खानी को देखे जा रहा था। उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। फिर मैंने कहा कि भाई मेरी सारी ख्वाहिशात मैं खुद पूरी कर लूँगी, तुम हटो मेरे रास्ते से। तभी आप आ गई। वो बोलते चुप हो गई। अब उसका सारा गुस्सा निकल चुका था। शावेर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मेरे होते तुम लड़कियां छेड़ते हो। अभी एक को ऐसा कहा है, न जाने कितनियों को छेड़ चुके हो और शायद किसी के साथ रात भी गुजार चुके हो। दारा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ बेवफाई क्यों करूँगा? मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। ये लड़की न जाने क्यों झूठ बोले। देखो बहन, आप मुझे नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानती, तो मैं झूठ क्यों बोलूँगी? खानी तारा को देखते हुए बोली। तारा के आंसू बहना शुरू हो गए थे। मुझे तुमसे यही नहीं उम्मीद थी शावेर। मुझे अगर इतना सा भी अंदाज़ा होता कि तुम्हारी नेचर इस तरह की है तो मैं कभी तुम्हारे प्रपोजल का जवाब हाँ में ना देती। वो बोलते बाहर की जानिब भाग गई। शावेर एक नज़र खानी को देखते तारा के पीछे भागा। तारा यार मेरी बात तो सुनो, वो बोलते भाग रहा था। पीछे खानी हंस पड़ी। बेड पर लेटे शावेर का चेहरा सपाट था। उसी दिन तारा वापस लंदन चली गई थी। शावेर से हर तरह का राब्ता ख़त्म कर गई थी। वो अपनी सफाई में बहुत कुछ कहता रहा लेकिन तारा ने किसी बात का यकीन न किया। मिस खानी, काफ़ी सालों बाद आखिर तुम मेरे सामने आ ही गई हो। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था ना, अब तुम्हें बर्बाद ना किया तो मेरा नाम बदल देना। वो तसव्वुर में उसका चेहरा लाते हुए बोला। उसके लहजे में नफरत थी। अगले दिन रोमान उसके ऑफिस में मौजूद थी। मिस रोमान, आप यहाँ क्यों आई? आपके मामले को पुलिस खुद देख लेगी। सर, आप मेरी बात पूरी सुने, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस बॉस आपको मेरी बात सुननी चाहिए। वो झंझलाते हुए बोली। शावेर टेबल पर हाथ मारते उठ खड़ा हुआ। आपने और आपकी बहन ने मेरा बहुत नुकसान किया, अब दोनों को उसकी भरपाई करनी होगी। आपको अभी तक पुलिस में इसलिए नहीं दिया कि आपको आज अपनी बहन के निकाह में गवाह बनना है। शावेर की बात सुनते रुमान चौंकी। मेरी बहन का निकाह? लेकिन मेरी बहन का तो कोई निकाह नहीं आज वो भी मेरे साथ बिस्तर पर बदला। वो उसकी बात याद करते बड़बड़ाई। बिल्कुल नहीं सर, अगर आपने मेरी वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहिए तो मैं पुलिस के पास जाने को तैयार हूँ। शावेर चलते उसके सामने आन खड़ा हुआ। मिस उमर रुमान, आपको लगता है कि आप मुझे रोक सकती हैं? आपकी बहन खानी ने 4 साल कबल मेरा बहुत नुकसान किया था, इसकी सज़ा भी तो उसे मिलनी है।
میں نہیں جانتی کہ آپ کا اور خانی کا کیا لنک ہے، لیکن اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ وہ بھی چھوٹی ہے، نہ سمجھے بغیر کچھ سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتی ہے، کچھ بھی کر دیتی ہے، اسی وجہ سے میرا نقصان ہوا۔ اگر آپ اپنی مرضی سے اس کا نکاح کروا دیں تو میں آپ کی سزا معاف کر دوں گا، مجھے سزا منظور ہے سر، لیکن اپنی بہن کو قربانی کا بکرا نہیں بناؤں گی۔ وہ بولتے باہر نکل گئی۔ شاور نے مٹھیاں بھینچی۔ میں بس شکل سے ہی شریف دکھتا ہوں نہیں، وہ بڑبڑایا۔ رومان لاؤنج میں داخل ہوتے پیچھے آتی خانی کو دیکھتے بولی تمہارے پیچھے پڑا ہے، اب بتاؤ خانی مجھے تم تم نے شاور کیا سر سے کیا کب تاکہ ملی میں تھی؟ کچھ میں اسے سوچ نہیں سکوں۔ ملی، اسی وہ نہ وقت کوئی سمجھی فلیٹ اس کا کو دیکھتے دروازہ بولی تم کھولتے نے ہیں، شاور کا کوئی تم نے نقصان کیا؟ دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ وہ چلتے خانی کو دیکھتے بولی 2 قدم چلتے اسے شاور نظر آئے۔ خانی بھی اسے دیکھتے حیران ہوئی، اسے شاور دیکھا دیکھا لگ رہا تھا لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا تھا۔ سر پلیز آپ میری بہن کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ رومان خانی کو اپنے پیچھے کرتے بولی۔ شاور نے بیگ سے پسٹل نکالتے رومان کے ماتھے پر رکھی۔ پسٹل دیکھتے وہ دونوں ڈر گئی۔ خانی 1 منٹ ہے، سوچ لو کہ کیا کرنا ہے۔ اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو میں رومان کو مار دوں گا، اگر مجھے مارنے کے بعد آپ کا نقصان پورا ہوتا ہے تو مار دیں، لیکن خانی ایسا نہیں کرے گی۔ خانی تمہارا وقت شروع ہو چکا ہے۔ خانی صورتحال سے گھبرا گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں کروں گی نکاح، بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ بول گئی۔ خانی بکواس بند کرو، ابھی تم چھوٹی ہو۔ رومان غصہ پریشانی سے چیخی تھی۔ خانی کی بات سنتے شاور نے پسٹل نیچے کرتے بیگ پر اڑسایا۔ سر آپ پلیز خانی کو معاف کر دیں، مجھے سزا دینی تو بے شک دے دیں، لیکن میں نے آپ کا اصلی فارمولہ فیض کو نہیں دیا تھا سر، میں نے آپ کا ریجیکٹ کیا وہ فارمولہ اسے دیا تھا۔ وہ تیزی سے بولی۔ شاور اس کی بات سنتے ہلکا سا چونکا تھا۔ مس عمر، رومان میں خانی کو آپ کی وجہ سے اپنے نکاح میں نہیں لے رہا، اس نے خود میرا نقصان کیا۔ 5 منٹ تک مولوی آ جائے گا اور 7 گواہ بھی۔ شرافت سے نکاح ہونے دو، نہیں ہونے دوں گی، میری بہن ہے خانی، میرا اکلوتا رشتہ ہے، اس کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی آپ کو۔ خانی کو بلاخر یاد آ گیا تھا کہ شاور کس نقصان کی بات کر رہا تھا۔ 4 سال پہلے اس نے بدلہ لینے کے لیے وہ سب کیا تھا۔ خانی محترمہ کیا آپ چاہیں گی کہ میں آپ کی بہن کو مار دوں؟ نہیں، میں نکاح کے لیے حامی بھر چکی ہوں، وہ بولتے رومان کے پیچھے سے نکلتے آگے آئی خانی۔ رومان نے اس کا بازو پکڑتے اس کا رخ موڑتے ہوئے بولا۔ خانی نے آنکھیں جھپکتے اسے تسلی دی، پھر پلٹتے شاور کو دیکھتے بولنے لگی ٹھیک ہے میں نکاح کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری شرط مانوں گا؟ تمہیں ماننی ہوگی کیونکہ تم آپی کی جان تو نہیں لے سکو گے، اتنا میں جانتی ہوں، اس لیے اگر مجھ سے نکاح کرنا ہے تو میری شرط ماننی ہوگی۔ خانی کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ الفاظوں کے ساتھ اچھی تھی۔ زیادہ بولنے والوں کو ایک فائدہ ہوتا ہے کہ انہیں الفاظ استعمال کرنا آ جاتے ہیں۔ شاور اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا اگر تم جانتی ہو کہ میں رومان کی جان نہیں لوں گا تو پھر نکاح کے لیے کیوں حامی بھر رہی ہو؟ میں کوئی خطرہ نہیں لینا چاہتی نا۔ اچھا بتاؤ کیا شرط ہے؟ وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے بولا تم میری مرضی کے بغیر میرے قریب نہیں آؤ گے، تمہیں اپنے قریب رکھنے کے لیے نکاح نہیں کر رہا، بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر ٹھیک ہے، کل رات تم کچھ کہہ رہے تھے اسی لیے یہ شرط رکھی تھی، یہ سب تو نکاح کے بعد دیکھیں گے، وہ دل میں بولا۔ چند پل بعد نکاح خواں آ گیا۔ خانی تمہارا دماغ خراب ہے، کیا کر رہی ہو؟ تسلی رکھیں آپی، کچھ ہی دن بعد آپ کا یہ باس مجھے خود چھوڑ کر جائے گا، میں اس کا اتنا جینا حرام کروں گی کہ یہ پچھتائے گا۔ لیکن خانی تسلی رکھے، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس کا جینا حرام کرتا ہے۔ شاور اس کی بات سنتے دل میں بولا تھا مولوی کے ساتھ شاور کا اکلوتا دوست ریحان بھی تھا، وہ بھی کنفیوز تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی کاروائی مکمل ہو گئی تھی، نکاح خواں جا چکا تھا۔ چلو اپنا ضروری سامان لے لو، شاور بولا۔ کیوں شوہر صاحب، مجھے نئے کپڑے نہیں لے کر دے سکتے کیا؟ اتنے غریب ہو؟ رومان نے اس کا ہاتھ پکڑتے دبایا تھا۔ وہ دونوں ایک صوفے پر بیٹھے تھے جبکہ وہ دونوں دوسرے صوفے پر بیٹھے تھے۔ نکاح کرنے کے لیے یہ تیز ترار لڑکی ہی ملی تھی تجھے اپنی 29 سالہ زندگی میں؟ ریحان اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ چپ کر، شاور نے آہستہ آواز میں اسے خاموش ہونے کا کہا۔ پھر خانی کی طرف دیکھا۔ خانی صاحبہ آپ میری محبوب بیوی نہیں ہیں، بھول گئی؟ نہیں شوہر صاحب، بہت اچھے سے یاد ہے کہ آپ نے کسی کا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے نکاح کیا ہے، وہ جتانے والے انداز میں بولی۔ شاور نے مٹھیاں بھینچی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے شاور؟ ریحان حیرانی سے بولا۔ سچ کہہ رہی ہے، وہ بولتے اٹھا۔ چلو چلے، میں خانی کا ضروری سامان لے آتی ہوں۔ رومان بھی اٹھتے بولی جبکہ شاور نے اٹھتے خانی کو کلائی سے پکڑا اور باہر کی طرف بڑھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ اتنا ہی تھا۔ ریحان بھی پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا، رومان کے آنسو آنے لگے تھے۔ آپ بھابی کا سامان لے آئے اور میں کوشش کروں گا کہ شاور بھابی کو کوئی تکلیف نہ دے۔ رومان کو روتے دیکھ وہ اسے تسلی دینے والے انداز میں بولا۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر چلی گئی۔ چھوڑو کمینے انسان، خانی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ وہ اسے اپنی گاڑی کے ساتھ پٹختے اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے بولے تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نرم رویہ رکھوں گا؟ بالکل بھی نہیں، مجھے ایسی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ وہ اپنا چہرہ پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ شاور کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ میرے سامنے نہ ذرا اپنی زبان قابو میں رکھنا۔ کیوں رکھوں اپنی زبان قابو میں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہی ہوں، میری زبان میری مرضی۔
वो उसे देखते नडार अंदाज में बोली। शावेर ने ज़ोर से गाड़ी पर हाथ मारा। अरे आराम से शौहर साहब, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, अभी तो बस शुरुआत है, आगे देखिए कि मैं आपका खून कैसे जलाती हूँ, इससे पहले ही मैं तुम्हारी ज़बान काट दूँगा। आज की रात तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे मनहूस रात होगी और इस बात को मैं यकीनी बनाऊँगा। प्यारे शौहर साहब, आप शायद हमारी शर्त भूल गए हैं। वो आंखें टपटपाते बोली। तुम्हें क्या मैं इतना अच्छा नज़र आता हूँ जो इस शर्त को मानूंगा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? उसकी बात सुनते खानी की आंखें हैरत से फैली। तुम अपनी बात से मुकर रहे हो शावेर, वो गुस्से से बोली। शावेर हल्का सा हंसा, फिर उसे बाजू से पकड़ते गाड़ी में धकेल दिया। अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो गाड़ी में बैठते शावेर को देखते चीखी। अपने गले को थोड़ा आराम दो, पूरी रात है चीखने को। वो बोलते गाड़ी आगे बढ़ा गया। थोड़ी देर तक वो अपने घर में गाड़ी रोक चुका था। गाड़ी से निकलते उसने खानी को बाहर निकाला जो घर देखने में मसरूफ़ थी। अभी दिन का 1 बजा था, यकीनन घर में कोई नहीं था। खानी ने अपना बाजू छुड़वाया। तुम्हारा घर तो बहुत प्यारा है, उसने इर्द गिर्द देखते तारीफ़ की। अब अंदर चलेंगे मोहतरमा मलका साहिबा? वो तंजिया बोला। ज़रूर मेरे गुलाम, वो भी उसी के अंदाज़ में बोल लेते आगे बढ़ी। शामिर ने ज़बत से गहरी सांस ली। वो दोनों चलते अंदर दाखिल हुए। लाउंज से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। घर में कौन कौन है? खानी ने उसे देखते हुए बोला। वो खुद भी हैरान था। पता नहीं, वो बोलते आगे बढ़ा। लाउंज में उसकी फुप्पो और तारा बैठी थी। वो आज 4 साल बाद वापस पाकिस्तान लौटी थी। शावेर उसे देखते हैरान हुआ था। तारा उसे देखते मुस्कुराते उठ खड़ी हुई थी, लेकिन खानी को देखते उसके मुस्कुराते लब सिकुड़े। वो उसे पहचान गई थी। खानी भी तारा को पहचान गई थी। ये लड़की कौन है? मिस्टर आलिम बोले। आप यकीनन मेरे ससुर जी हैं। दरअसल आज ही शावेर ने मुझसे निकाह किया। दरअसल हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो इसलिए निकाह कर लिया, उसने बोलते तारा को देखा जो शाकी नज़रों से शावेर को देख रही थी, जबकि शावेर को समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत के मजाक को क्या कहे। अगर यकीन ना आए तो शावेर के पास निकाहनामा भी है। शावेर, आप चुप क्यों हैं? इन्हें दिखाए ना निकाहनामा। तुम चुप करो, वो खानी से बोला। ऐसे कैसे चुप करूं? माना कि आपके मेहमान आए हैं, लेकिन सच तो बताना ही है ना। आपने खुद ही तो कहा था कि अभी निकाह कर लेते हैं। और मेरे माँ बाप अपने तंग नज़र नहीं हैं, इतने तंग नज़र नहीं है कि तुम्हें कबूल ना करेंगे। निकाह के बाद तुम्हें मेडिकल क्लास होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो उसे देखते बोली। शावेर का दिल चाहा कि उसे कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे वो हमेशा हमेशा के खानी का मुंह बंद कर दे। आप कौन है? मिसिज़ आलिम ख़ुद को थोड़ा संभालते बोली। आप जवान बेटा निकाह करके आया तो वो क्या कह सकती हैं? मैं उम्मे खानी हूँ। आप उम्मे रुमान को जानती हैं जो शावेर की सेक्रेटरी थी? मैं उनकी छोटी बहन हूँ। दरअसल एक रोज़ आप ही ऑफिस नहीं गई थी, उनकी जगह मैं गई थी। तब भी शावेर को मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। वो मुस्कुराए बोली। खानी तुम चुप करो, मुझे बात करने दो। शावेर बोला। तारा की आंखों में आंसू आने लगे थे। खानी झूठ ऐसे बोल रही थी कि जैसे सबको यकीन आ गया था। इतने मेरे आन और रुमान भी आ गए। आप तो बोल ही नहीं रहे, बताएं सबको। तुम चुप करोगी तो यही मैं कुछ बोलूँगा ना। वो उसे घूरते हुए बोली। खानी ने अच्छे बच्चों की तरह मुंह पर उंगली रखते खामोशी होने का इशारा किया। अरे आंटी, आप कब आई? रेहान पुप्पो को देखते हुए बोली। खानी रुमान को देखते मुस्कुराई। शावेर, ये लड़की कह रही है तुमने हमसे पूछे बगैर निकाह कैसे किया, ये जानते हुए कि तुम्हारा तारा के साथ रिश्ता तय है? तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? अभी के अभी इस लड़की को फारग करो। ये यकीनन तुम्हारे पैसे की वजह से तुम्हारे साथ है। इस जैसी लड़कियाँ किसी के साथ मुखलिस नहीं होती। मिस्टर आलम बोले। शावेर हैरान हुआ। उसका और तारा का रिश्ता कब तय हुआ? वो सोचे गया। डैड, वो अभी कुछ बोलने ही लगा था कि खानी के रोने की आवाज़ आने लगी। वो सब हैरान हुए। मैंने कहा था शावेर कि आपके बाबा कबूल नहीं करेंगे। मैं मिडिल क्लास लड़की और अमीर लोग हमारी क्लास की लड़कियों को गोल्ड डिगर समझते हैं, लेकिन आपको ही अपने डैड पर बहुत यकीन था कि वो मान जाएंगे। प्लीज़ शावेर, मुझे छोड़िएगा मत। अगर आप मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं तो मैं अभी चली जाती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैं आपके बगैर नहीं रह सकूँगी, प्लीज़। शावेर उसके बहते आंसू देखते मजीद हैरान हुआ। उसके ड्रामेबाजी पर रुमान और रेहान भी हैरान हुए। शावेर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? आप मुझे नहीं छोड़ेंगे ना? वो शावेर के हाथ पकड़ते बोला। मिस्टर आलम भी हैरान थे। उन्हें खानी का ड्रामा सच लग रहा था। खानी में बात कर रहा हूँ ना, वो उसे देखते नरम लहजे में बोला। बैठो साहब, हम मिलकर इस मामले को देखते हैं। फूफो बेगम बोली। उसकी बात सुनते आलिम साहब बैठ गए। उनके देखा देखी मिसिज़ आलिम भी बैठ गई। उनके साथ शावेर बैठा। खानी उसकी शर्ट ऐसे पकड़ रही थी जैसे उसे खौफ हो कि वो उसे खुद से दूर कर देगा। रेहान और रुमान भी बैठ के खानी, नाम बताया ना तुमने? वो खानी से मुखातब हुई। उसने सर इस बात में हिलाया। पहले रोना बंद करो। अगर शावेर ने अपनी मर्जी से निकाह किया तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, ये इसका फैसला है। लेकिन आपा, मिस्टर आलम कुछ बोलने लगे, लेकिन फूफो ने हाथ उठाते उन्हें रोक दिया। आलम, ये ज़िंदगी शावेर की है, इसे अपना लाइफ पार्टनर खुद चुनने का हक है। खानी ने अपने आंसू पूंछ लिए। आप दोनों के निकाह में गवाह कौन था? मैं थी, रुमान बोली। मैं भी था, और साथ मौलवी साहब के 2 लोग थे, वो गवाह बने थे। रेहान बोला। ठीक है, अब शावेर निकाह कर चुका है तो हमें खानी को अपनी बहू तस्लीम करना होगा। लेकिन आपा, हम इनके ख़ानदान के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं बताती हूँ। मेरे माँ बाप अपने वालिदैन के अकलौते थे, इसलिए हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। खानी के पैदा होने के 1 महीने बाद हमारे वालिद की का एक्सीडेंट में डेथ हो गई।
जबकि हमारी वालदा को 2 साल पहले कैंसर हो गया। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए वो बच नहीं सकी। इसलिए खानी के ख़ानदान में बस मैं ही हूँ। मिसेस आलिम जानती है मुझे और शावेर भी। अगर आपको हमारे बारे में कुछ शकूक व शुबहात हों तो हमारे पड़ोसियों से पूछ लीजिएगा। बेशक छोटे ख़ानदान से हैं लेकिन इज़्ज़तदार है। रुमान कुछ तफसील से बोली, जबकि खानी अपने बाप का सुनते हैरान हुई। उसने आज तक कभी उसका जिक्र नहीं सुना था। चलें ठीक हो गया, मैं शावेर की फुप्पो हूँ और अब से आप दोनों की भी फुप्पो हूँ। ये मेरी बेटी तारा है। फुप्पो, क्या सच में शावेर और तारा का रिश्ता तय था? खानी चेहरे पर खौफ लिए बोली। उसने अभी भी शावेर की शर्ट पकड़ रखी थी। तय था, लेकिन अब नहीं है। अब तुम शावेर की बीवी हो। अंकल, आपको तो कोई एतराज़ नहीं है ना? वो मिस्टर आलम को देखते बोली। अगर मुझे कोई एतराज़ हुआ भी तो? आलिम आपा तंबी अंदाज में बोली। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम मेरे बेटे की पसंद हो तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है? हम 2 दिन बाद एक अच्छा सा वलीमा रख लेते हैं ताकि सबको इल्म हो जाए। शावेर को समझ ना आए कि वो क्या बोले। वो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार चुका था। अगर सारा मामला तय हो गया हो तो शावेर खानी को कमरे में ले जाओ। जी पुप्पो, वो उठते बोला। रुमान ने खानी को एक बैग पकड़ाया। ये क्या है रुमान? मिसेस आलिम बोली। ये खानी की ज़रूरी चीज़ें हैं, कपड़े, मोबाइल वगैरह। इसकी ज़रूरत नहीं है। अब खानी हमारे घर की बहू है। शादी के बाद लड़की में के पहने कपड़े इस्तेमाल नहीं करती। मैं खानी के लिए सब ऑर्डर कर देती हूँ। ओके, मैं मोबाइल दे देती हूँ, वो भी नया आ जाएगा। मिसेस आलिम बोली। आंटी, मोबाइल में मेरा डाटा है। दरअसल 2 हफ्ते बाद मेरी आखिरी सेमेस्टर फाइनल पेपर है ना, इसलिए। खानी बोली। ठीक है, रख लो। रुमान ने उसे 2 रजिस्टर दिए और मोबाइल लैपटॉप दिया। वो सामान हाथ पकड़े शावेर के साथ चली गई। अब मैं भी चलती हूँ और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने खानी को कबूल कर लिया। रुमान साहब वो बारी बारी देखते बोली। बेटा, आप घर में अकेले रहेंगी? पुप्पो बोली। जी, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं शिफ्ट हो जाओ। बहुत शुक्रिया आंटी, लेकिन ये मेरी बहन का ससुराल है और मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं रह सकती। वहाँ अकेले रहने से बेहतर है कि यहाँ रहो। आजकल अकेली औरतें बिल्कुल महफूज नहीं है। मैं समझती हूँ आपकी बात, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। मैं और खानी पहले भी अकेले ही रहती थी, इसलिए मुझे परेशानी नहीं होगी। पहले आप दोनों एक साथ रहती थी, लेकिन अभी आप अकेली हो, वहाँ ख़तरा हो सकता है। रुमान हल्का सा मुस्कुराई। आंटी, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती, वरना मुझे बुरा लगेगा। रुमान आपा ठीक कह रही हैं, तुम यहीं शिफ्ट हो जाओ, अकेले रहना महफूज नहीं है। मिसेस आलिम बोली। मैं कैसे यहाँ रह सकती हूँ? मतलब मुनासिब नहीं है ना? शादी के बाद लड़की के घर से कौन ससुराल आकर रहता है? मतलब अजीब है ये। वो हिचकिचाहट का शिकार थी। मिसेस आलिम उठी और उसके सामने आन खड़ी हुई। मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी आलिम की बातों को सोच रही हो, लेकिन यकीन करो, अगर तुम यहाँ रहोगी तो किसी को एतराज़ नहीं होगा, वरना खानी भी परेशान होगी तुम्हारी सेफ्टी को लेकर। इसलिए ये अब यही रहो। रेहान, रुमान के साथ जाओ, उसका जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ले आओ। रेहान को देखते बोली। और हाँ, कपड़े मत लाना, वो मैं तुम दोनों के लिए मंगवा देती हूँ। वो रुमान को देखते बोली। नहीं मैम, आप मुझे यहाँ रहने को जगह दे रही हैं, यही बहुत है। बाकी सारी चीज़ें मैं अपने इस्तेमाल की ले आती हूँ। जाओ। रेहान इसके साथ। जी आंटी, वो बोलते आगे बढ़ा। रुमान की इसके पीछे चली गई। आ गई दोनों बहनें हमारे घर। मैं जानता हूँ ये सिर्फ हमारे पैसे के पीछे हैं। आलिम, बस करो, इतना शक करना अच्छा नहीं है। अगर इतना ही शक है तो इनके पड़ोसियों और आसपास के लोगों से पूछ लेते हैं, मालूम हो जाएगा कि ये किस तरह की लड़की हैं। आपा बोली। वो वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी अदाकारी को। शावेर कमरे में आते बोला। मैंने कहा था ना कि जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। वो भी उसे देखते महफूज अंदाज में बोली। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, जानती हूँ तुम इससे पहले ही मुझे छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। वो आंखें टपटपाते बोली। ये वक्त बताएगा कि कौन मजबूर होता है। खानी हल्का सा हंसी। मेरे प्यारे शौहर साहब, ज़रा खुद पर ज़बत रखिएगा, क्योंकि मेरे पास एक ही टैलेंट है और वो है ज़बान। मुझसे अच्छी ज़बान कोई नहीं चलाता। देख लीजिएगा, आप अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो खानी मोहतरमा। वो उसका बाजू पकड़ते झटका देते बोला। खानी ने उसके सीने पर हाथ रखते खुद को उसके साथ टकराने से बचाया। पहले तो तुम मेरा बाजू छोड़ो और दूर हट कर बात करो। अभी तो दूर हो रहा हूँ, रात को कैसे दूर करोगे? वो बाजू छोड़ते बोला। ये रात को देखेंगे। शावेर हल्का सा मुस्कुराया।